हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का फोर्थ चैप्टर ट्राइबल्स डीकूस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। देखिए, हर रीजन की एक भाषा है। उसी प्रकार से झारखंड में एक छोटा नागपुर की जगह है, वहाँ पर कुछ आदिवासी रहा करते थे। तो वहाँ पर डीकूस का मतलब होता है बाहर के जो आए हुए हैं, मतलब जो अंग्रेज़ लोग हैं। तो वो अपनी लोकल भाषा में डीकूस कहा करते थे अंग्रेज़ों को। देखिए 1895 में एक बिरसा नाम का व्यक्ति था, उसको पाया गया झारखंड के छोटे नागपुर के जंगलों में घूमता हुआ पाया गया। लोगों को ऐसा मानना था कि उसके पास दैवीय शक्तियाँ हैं, कुछ नेचुरल पावर हैं। वो लोगों की बीमारियाँ ठीक कर देता है और जो खेत में जो अपन गेहूँ उगाते हैं, गेहूँ जिसकी खेती करते हैं उसकी पैदावार काफ़ी बढ़ा देता है। बिरसा ने ऐसा डिक्लेयर करा कि वो उसको भगवान ने भेजा है लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए और अंग्रेज़ों से बचाने के लिए। धीरे धीरे बिरसा के थाउजेंड्स फॉलोवर बन गए और अ, कई लोग उसे भगवान भी मानने लगे, क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया करता था। बिरसा का जन्म मुंडा फैमिली में हुआ था। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि छोटा नागपुर में रहा करती थी। और इसके साथ भी और भी कई कुछ कास्ट के लोग हैं, जैसे सांथाल है और ओरान हैं। सारे के सारे आसपास ही रहा करते थे। और सारी जातियाँ, मतलब सारी जाति के लोग अनहैप्पी थे, क्योंकि जो उस टाइम पर अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी और उनके रूल्स रेगुलेशन से काफ़ी परेशान थी। और वो काफ़ी प्रॉब्लम में थी, और उनकी जो लाइवलीहुड है, मतलब जीवन शैली है, और उनके रिलीजियस है और उनका जो कल्चर है, वो पूरा का पूरा खतरे में था। मतलब कौन सी ऐसी समस्या हैं जिनको सॉल्व बिरसा करना चाहता था। और आउटसाइडर के जो लोग थे, जो बाहरी लोग थे, उन्होंने इन लोगों को अपना गुलाम कैसे बनाया, यहाँ के लोगों को। और अंग्रेज़ी, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे इनका ट्राइबल पीपल के साथ क्या क्या हुआ और उनकी लाइफस्टाइल और उनके कल्चर में क्या क्या चेंजेस आए। तो इस सारे टॉपिक्स में इस चैप्टर में दिया हुआ है। सेवन्थ क्लास की बुक में हमने देखा था कि वहाँ पर जो था कि डिस्क्रिमिनेशन था, कस्टम्स को लेकर, रिचुअल्स को लेकर, कास्ट को लेकर, ब्राह्मणवाद को लेकर। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था सोसाइटी को लेकर। सारे लोग यहाँ पर एक साथ रहा करते थे, सबके सेम थॉट थे और सब एक ग्रुप में, मतलब एक ही पूरे ट्राइबल एरिया में रहा करते थे। हाउ डिड ट्राइबल पीपल ग्रुप्स लिव्स। ट्राइबल पीपल मतलब जो आदिवासी लोग थे वो कैसे रहा करते थे। मतलब 19th सेंचुरी में जो आदिवासी हैं, अलग अलग पार्ट्स में, इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थे और अलग अलग वेराइटीज़ में इन्वॉल्व थे। कुछ आदिवासी झूम कल्टीवेशन किया करते थे। अब झूम कल्टीवेशन क्या होता है? झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। और ये ज़मीन के एक स्मॉल मतलब ज़मीन के एक स्मॉल पेजेस, मतलब एक जंगलों में की जाती है और जंगलों में कुछ हिस्सा उसको अलग से सेपरेट कर लिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ आदिवासियों को करनी है। और ये पेड़ों को काट दिया करते हैं, ताकि जो जंगलों में जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, ताकि सूरज की रोशनी पहुँचे। उसको जंगल को क्लियर करने के बाद, मतलब काट देने के बाद, वहाँ की जो घास फूस हैं और जो बचे कुछ एशेस हैं उसको जला देते हैं। और फिर वो जो जलाने के बाद जो उसकी राख बचती है उसको चारों तरफ फैला फैला देते हैं, क्योंकि उस राख में पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है। ये जो आदिवासी होते थे ये प्लग नहीं करते थे ज़मीन को, ये ऐसे ही डायरेक्ट उसमें बीज रोपण कर दिया करते थे। और वहाँ से काटने के बाद जो भी उनकी खेती होती थी, वहाँ से काटने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद, वहाँ से वो ज़मीन छोड़कर चले जाया करते थे। इसको ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में ही पाई जाती है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, और जो हिली एरिया है वहाँ पाई जाती है। यहाँ ये आदिवासी ज़्यादातर जंगलों का यूज़ करते हैं और मूवमेंट करते रहते हैं। और ये उनका एक
एकमात्र एक ही तरीका है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को जीने के लिए, जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। समवेयर हंटर्स एंड गैदर, कुछ कुछ जगहों पे शिकार भी किया जाता था अपनी जीवन यापन करने के लिए। कई सारी जगहों में हंटिंग का यूज़ करते थे, शिकार का यूज़ करते थे, और गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब जंगलों से जो भी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, कोई पत्ते, कोई जड़ें किसी की मिल गई, जो भी खाने योग्य है उसका यूज़ किया करते थे। और आदिवासी लोग जंगलों को अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानते थे सर्वाइवल के लिए। जंगल उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखाते थे। खोंडा नाम की एक जाति जो कि उड़ीसा में पाई जाती है, और ये रेगुलरली साथ निकलते थे, आपको सबको साथ लेकर, और जो भी इकट्ठा होता था खाने में सबको आपस में बांट लिया करते थे। ये ज़्यादातर जंगलों से मिले फ्रूट, मतलब फल और जड़ों को कलेक्ट करते थे, और उसको साल और एक महुआ नाम की जगह, साल और महुआ के जो बीज होते हैं उसके उससे जो तेल निकलता है, इसका यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए। और उनको कई सारी जड़ी बूटियों के बारे में सारी जानकारी थी, और उसको लोकल मार्केट में, उनके आसपास जो मार्केट होता है उसको भी बेचकर वो पैसे कमाया करते थे। कुछ जो लोकल वर्कर होते हैं, वीवर्स होते हैं, लेदर वर्कर्स होते हैं, जब उनको कोई कुसुम या पलाश के फ्लावर का कुछ चाहिए रहता था, तो वो खोंडा जाति के लोगों से ही कहा करते थे। जो आदिवासी जंगलों में रहते थे तो वो चावल और ये गेहूँ कहाँ से लाते थे? कभी कभी तो ये फूड एक्सचेंज कर लिया करते थे, जैसे बाटर सिस्टम होता था पहले के, एक सामान के बदले दूसरा सामान। तो वैसे तो कभी कभी एक्सचेंज कर लिया करते थे। कभी कभी इन्हें अपनी आमदनी का भी यूज़ करना पड़ता था, जो भी ये कमाते थे। अब वो आमदनी कहाँ से आती थी? कभी कभी क्या है, ये आदिवासी लोग मज़दूरी भी किया करते थे। जो आसपास के जो शहर हैं वहाँ पर लोड, कैरिंग लोड, मतलब सामान ढोते थे। बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, कंस्ट्रक्शन के काम में ये मज़दूरी भी किया करते थे। कुछ ट्राइबल जो हैं और एक और जाति है जो कि सेंट्रल इंडिया में बैगा नाम की जाति है। ये लोग काम नहीं किया करते थे, मतलब इनके लिए काम करना एक अपमान की बात है। ये बैगा कास्ट के लोग अपने आप को जंगल की संतान मानते थे, कि इनका ऐसा मानना था कि काम इनके लिए डिग्निटी के खिलाफ है, और जंगल से जो भी मिलेगा वही खाएंगे हम। मतलब ये एक सी ट्राइब है कि काम करने को अब सही नहीं मानती। जो चीज़ें जंगलों में अवेलेबल नहीं होती, तो ट्राइबल पीपल अपने पास के जो भी मार्केट होता था वहाँ पर उस पर डिपेंड रहा करते थे। कभी कभी इन्हें पैसे की जब ज़रूरत पड़ती थी, मतलब मार्केट से तो पैसे ही से ही खरीदना पड़ता था, तो कभी कभी इन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो ये मनी लेंडर का यूज़ करते थे। तो जो उनको जो थिंग्स हैं, जो भी चीज़ हैं, जो भी आदिवासियों की ज़रूरत की चीज़ें, उनको बहुत हाई प्राइजेज़ में देते थे, और मनी लेंडर इनको कैश भी देते थे, जिसका जो इंटरेस्ट है बहुत हाई होता था। और आदिवासी इसको अपनी गरीबी की सबसे बड़ी जड़ मानते थे, कि किसी से पैसे उधार लेना, कि मतलब ये उनकी रूट्स होती थी जो इन्हें और गरीबी में धकेल देती थी। और इनको एक एविल की तरह देखा जाता था इन मनी लेंडर को, आदिवासियों की नज़रों से। सम हेयर्ड एनिमल, अब देखिए कुछ आदिवासी ऐसे होते थे जो जानवर पाला करते थे, मतलब वो चरवाहा चरवाहा हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते थे अपने जानवरों के साथ। जब घास, मतलब हर हर इकोनॉमिक जोग्राफिकल कंडीशन से एक जगह होती है जहाँ पे एक टाइम पर घासें उगती हैं। जब वहाँ पर घास ख़त्म हो जाया करती थी तो वे मतलब दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते थे। जो पंजाब हिल में रहते थे उन्हें वन गुज्जर कहते थे, और जो आंध्र प्रदेश में रहते थे उन्हें लबादिस कहते थे, और जो कुल्लू में रहा करते थे उन्हें गड्डीस कहते थे, और कश्मीर के लोगों को, जो कश्मीरी होते थे, उन्हें बरकवाल कहते थे, जो कि बकरी पालते थे। और इनके बारे में 9th क्लास की बुक में डिटेल में दिया हुआ है, जिसके बारे में 9th क्लास की बुक में डिटेल में पढ़ेंगे। सम टुक टू सेटल कल्टिवेशन, देखिए कुछ आदिवासी होते थे जो एक जगह रहते थे, मतलब वो घूमा फिरा नहीं करते थे ज़्यादा।
19वीं सेंचुरी के पहले ही कई सारे ट्राइबल हैं जो मतलब एक जगह सेटल होकर रहा करते थे और वहीं खेती किया करते थे, कई सालों तक रुकते थे। बजाय इसके जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लोग हैं, आस मतलब एक जगह से दूसरी जगह बार बार घूमा करते थे। और अब इन आदिवासियों ने प्लग का यूज़ करना भी शुरू कर दिया था। जब कुछ आदिवासी एक टाइम पर ज़्यादा समय के लिए रुकते थे तो उनका एक प्रकार से इसमें उनका राइट्स हो जाता था। और इन मैनी केस मतलब कई सारे केसेस में मुंडा लोग हैं जो छोटे नागपुर पे रहते हैं, उनका जो भी लोग रहा करते थे पहले, मतलब जिसके पूर्वजों ने जो जंगल काटा, जो उनके आने वाले वंशज होते थे, तो उनका हक उस पे ही होता था, मतलब उन जंगलों की जगहों पर। और जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था उस एरिया में, उसको चीफ बना दिया जाता था, और बाकियों को फॉलोवर। और जो पावरफुल मैन होता था उस जंगल का, मतलब जो समुदाय का जो मुखिया होता था, वो अपनी ज़मीन को रेंट पर दे देता था, मतलब इंस्टीड ऑफ इसके बदले में वो खुद अब कल्टीवेशन करें। ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो जंगल में रहने वाले जो गोंड हैं, सांथाल हैं, इनको ज़्यादा सिविलाइज सभ्य मानते थे, अगर उनसे कंपेयर करें जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। जो लोग जगह जगह घूमते हैं उनको कम सिविलाइज मानते थे, लेकिन गोंड और सांथाल को ज़्यादा सिविलाइज्ड मानते थे, इसीलिए क्योंकि वो एक जगह रहकर खेती करते हैं, एक जगह ही रहते हैं। और ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का ये लक्ष्य था कि इनको अब सिविलाइज करना है और इनको एक जगह सेटल करना है। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स? अब देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज़ों का जब शासन हो गया था, तो आदिवासियों की लाइफ में क्या चेंजेस आए थे? व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ? अब देखिए, पहले जो होता था, हर आदिवासियों का ग्रुप होता था, उसमें चीफ होता था, मतलब एक लीडर होता था आदिवासियों का। लेकिन अब लीडरशिप ब्रिटिश के हाथ में थी, तो उन चीफ का क्या हुआ फिर? देखिए, अंग्रेज़ों के आने के पहले कई सारे एरिया में बहुत सारी जगहें होती थी जहाँ की आदिवासी समुदाय का एक चीफ होता था। मतलब जो सरदार होता था उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखाता था, इकोनॉमिकली भी, और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता था। राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल करता था, लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करता था, और टेरिटरी को भी कंट्रोल करता था, मतलब जिस कुछ भी इश्यूज़ होते थे वो हर चीज़ को कंट्रोल करता था। उसके पास अपनी खुद की पुलिस होती थी, और जो लोकल ज़मीनी कुछ मैटर है या कुछ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम है, वो सरदार ही देखता था, अपनी सूझबूझ से ही काम काम किया करता था। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद ये उसकी पावर उससे छिन गई, और अंग्रेज़ों का जब एडमिनिस्ट्रेशन पावर था, तो उन्होंने इसको फोर्स करा, इनको ज़बरदस्ती आदिवासियों को चीफ करा कि वो अब अंग्रेज़ों के बात माने, अंग्रेज़ों के हिसाब से ही चलें, मतलब अंग्रेज़ों के जो डिसिप्लिन है उसको ही फॉलो करें। और धीरे धीरे ये जो चीफ की पावर है वो उससे मतलब छिनती चली गई। अब वो उनको बाध्य कर दिया गया कि अब अंग्रेज़ों के हिसाब से ही चलें और उनकी बात को फॉलो करें और उनके रूल्स मानें। व्हाट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर? अब देखिए, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे हर 6-8 महीने में, अब उनका क्या हुआ? ब्रिटिश लोग बहुत अनकंफर्टेबल थे, मतलब बहुत प्रॉब्लम में थे जो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, क्योंकि ये लोग एक जगह ठहर के नहीं काम करते थे, ये लोग घूमते फिरते रहते थे, जिससे ब्रिटिश को प्रॉब्लम होती थी इनको कंट्रोल करना, मतलब इन पर शासन करना। जो ग्रुप एक जगह रहकर मतलब एक जगह रहे, उस पर कंट्रोल करना थोड़ा इजी होता था। ब्रिटिश एक रेगुलर इनकम चाहते थे कि भैया ये जंगल में टैक्स वगैरह लगा दें, फिर उसके बाद एक रेगुलर इनकम आती रहेगी, और अपना इंट्रोड्यूस करें लैंड सेटलमेंट, जो भी उनकी पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की लैंड ज़मीन को लेकर, एक फिक्स्ड इनकम चाहते थे। फिर कुछ पीजेंट्स को जो रहा करते थे उनको एक लैंड ओनर डिक्लेयर कर दिया, किसी को टेनेंट डिक्लेयर कर दिया। जो टेनेंट होता था वो लैंड ओनर को एक रेंट के रूप में पैसा देता था, जो कि एक रेवेन्यू के रूप में माना जाता है। ब्रिटिश ने मतलब अंग्रेज़ों ने बहुत एफर्ट करा कि जो झूम कल्टीवेशन करते हैं जो आदिवासी, उनको
एक जगह स्थायी जगह पे वो लोग खेती बाड़ी करें, एक जगह रहें, बट इसमें ब्रिटिश सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि प्लग से खेती करना जहाँ पर ज़मीन सूखी है, पानी की कमी है, मिट्टी पूरी सूखी हुई है, तो वहाँ पर कल्टीवेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। उनकी मेहनत करने के बाद भी जो आदिवासियों को सबसे ज़्यादा अनाज गेहूँ वगैरह नहीं मिलता था। तो उन्होंने जो आदिवासी उन्होंने अपनी झूम कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी, बट अंग्रेज़ों की बात नहीं मानते थे और वो अपनी प्रैक्टिस करते थे। बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने उन्हें अलाउ कर दिया कि झूम कल्टीवेशन को करने के लिए। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।